क्विक रिवीजन सीरीज़ में ह्यूमन ज्योग्राफी का लास्ट टॉपिक आता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। इस टॉपिक में हम लोगों को जो डिस्कशन करना है वो है पहले ज्योग्राफर का नाम। जब हम एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में बात करेंगे तो यहाँ पर 3 लोगों का नाम आपको याद रखना है। एक है वॉन थ्यूनन, और वॉन थ्यूनन के ही इम्प्रूवमेंट के ऊपर में सिंक्लेयर की थ्योरी है और अल्फ जोनासन की थ्योरी है। जब भी आपसे वॉन थ्यूनन की थ्योरी के बारे में पूछा जाएगा तो आप नॉर्मेटिव असम्पशंस, लोकेशन बेस्ड थ्योरीज इनके बारे में बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन इसके अलावा आप सिंक्लेयर और अल्फ जोनासन की थ्योरी के बारे में भी बताएंगे। सिंक्लेयर और अल्फ जोनासन की जो थ्योरी है उसमें कंसंट्रिक जोनेशन जो वॉन थ्यूनन ने बताया गया था, इसी को एक्सटेंड करते हुए ये एक डिस्टॉर्टेड शेप में भी इन्होंने बात कर रखा है। डिस्टॉर्टेड का मतलब ये हो गया कि सेक्टोरल बेस्ड यहाँ पर इन्होंने थीम लिया था और उसके बेसिस पर जस्ट लाइक जैसे वॉन थ्यूनन ने बता रखा है कि सीबी जो मार्केट है, मार्केट के जस्ट बियॉन्ड जो है आपकी पेरिशेबल आइटम होगी, डेयरी आइटम होगी, फिर इसके बाद से आपका फॉरेस्ट वगैरह होगा, फिर इसके बाद से हमारे फर्टिलाइज़र या फिर जो भी हमारी फार्मिंग बेस्ड हमारे जो भी एलिमेंट्स होंगे, तो वैसे ही सेम यहाँ पर भी सिंक्लेयर और अल्फ जोनासन के मॉडल में भी बोला गया है। तो आपको इन लोगों का नाम जरूर ध्यान रखना है। डेवलपमेंट मॉडल में, डेवलपमेंट ज्योग्राफी में एक तो गुनार मेंडल का आइडिया हो जाएगा, क्यूमुलेटिव कॉजेशन जो एग्लोमरेशन के टेक्निक पर बेस्ड होगा, एंड सिमिलरली इसी तरीके से फ्रीडमैन का आइडिया हो जाएगा। जो फ्रीडमैन का आइडिया ये है कोर पेरिफेरी मॉडल, और फ्रीडमैन के ही आइडिया को एक्सटेंड करते हुए हर्शमैन ने अपना एक आइडिया दिया था। एक बेसिक डिफरेंस जो फ्रीडमैन या गुनार मेंडल और जो हर्शमैन की थ्योरी में है वो ये है कि जहाँ पर गुनार मेंडल और फ्रीडमैन की थ्योरी ये कहती है कि एग्लोमरेशन हमें करना पड़ेगा, यानी कि हमें चीज़ों को प्लान करना पड़ेगा, वहीं हर्शमैन का आइडिया ये है कि हम एक प्लानिंग कोई भी करेंगे, यानी कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी एग्लोमरेशन करेंगे और फिर वो डाउन फिल्ट्रेशन के फॉर्मेट में आगे अपने आप बढ़ते जाएगी, यानी कि अपने आप में जो प्रोसेस होगी वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के फॉर्मेट में होगी। तो ये एक दो बेसिक डिफरेंस है जहाँ पर हमें गुनार मेंडल और फ्रीडमैन की थ्योरी में देखने को मिल जाता है। लिमिट टू ग्रोथ की थ्योरी है जो रिसोर्स के लिमिटेशन के बारे में बताती है। फॉरेस्टर एंड मीडोज ने इस थ्योरी को दिया था, लेकिन यहाँ पर भी अपने आप में कई सारी लिमिटेशंस हैं, कई सारे क्रिटिसिज्म हैं, और इसी क्रिटिसिज्म को अल्टीमेटली मैसर्विक पेस्चल ने अपने मॉडल में सही कहा किया था, और यहाँ पर डिटर्मिनिस्टिक के साथ साथ पॉसिबिलिस्टिक आइडियाज़ भी बताए गए थे जो कि मैसर्विक पेस्चल मॉडल में हमें देखने को मिल जाती है। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर कुछ नाम है जैसे वेबर का आइडिया, लॉश का आइडिया, स्मिथ का आइडिया और टॉड पैलेंडर का आइडिया। यह हमारे पास में 4 थ्योरीज है जिनके बारे में हमें देखना होता है। ग्रोथ पोल में पेरवेक्स का मॉडल, बोडेविले का आइडिया, यह हमें देखने को मिलता है। 2 तरीके की थ्योरीज यहाँ पर प्राइमरली होती है, एक तो है लीस्ट कॉस्ट थ्योरी और दूसरी है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरीज। तो मेरे ख्याल से सारे मॉडल्स यहाँ पर आप लोगों को अब रिवाइज हो गए होंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। आप क्विकली जरा इकोनॉमिक ज्योग्राफी की जो बाकी चीज़ें हैं उसको एक बार क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में है कि हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हुई है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए देखिए, जहाँ पर पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट है वहीं दूसरी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किस तरीके से प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी है, जो टर्शरी एक्टिविटी है, किस तरीके से वो काम कर रही है और उसके पीछे की कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं, इनको आप लोग यहाँ पर लगा करके फिर जो भी चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं। अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखें और इसके पीछे कैसे क्या इतिहास रहा है, तो शुरू में हमारी जो इकोनॉमिक मॉडल थी वो हमेशा प्राइमरी एक्टिविटी बेस्ड थी, चाहे वो माइनिंग को लेकर के हो या फिर एग्रीकल्चर को लेकर के हो। धीरे धीरे यहाँ पर मैकेनाइजेशन हो जाता है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होती है, और मैकेनाइजेशन के बाद, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद अब हमें मैकेनाइज्ड फॉर्मेट में मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिल जाती है, और इसी वजह से अल्टीमेटली अब रिसोर्स का एग्जॉशन, डाउन ड्रेन ऑफ द वेल्थ और तमाम इस तरीके के कॉलोनाइजेशन फेज़ के हमें कंसेप्ट देखने को मिल जाते हैं। आज की डेट में जो हमारा मेन मॉडल है वो है ग्लोबलाइजेशन का मॉडल, जहाँ पर हम रिसोर्स को एक ग्लोबल रिसोर्स के तौर पे देखते हैं और आपस में इंटरलिंकिंग करते हैं। अब यहाँ पर जो कैपिटलिस्टिक मॉडल है और जो हमारा कम्युनिस्टिक आइडियाज़ है, इनको भी आप लोग यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। आगे हमारे पास में आती है कि क्या प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। आज की डेट में हम इकोनॉमी को कैलकुलेट करने के लिए इकोनॉमिक पैरामीटर्स लेते हैं, जैसे जीडीपी, जीएनपी, पर परचेजिंग पैरिटी या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, लेकिन यहाँ पर अपने आप में कैलकुलेशन में ही प्रॉब्लम है। एक तो काफ़ी जनरलाइज होता है जिसकी वजह से हमें रियल पिक्चर नहीं पता चल पाती है, और दूसरी ओर यहाँ जब सर्वे भी किया जाता है तो अपने आप में वो जो डेटा होता है वो फर्स्ट डेटा होता है, इस वजह से भी हमें यहाँ पर तमाम तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वर्ल्ड के रिसोर्स और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के देखने को मिल जाता है। अब हम जो रिसोर्स है उसको हम लोग अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, जैसे एनिमल रिसोर्स, फॉरेस्ट रिसोर्स, एग्रीकल्चर रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स और एनर्जी रिसोर्स। अब ये जो हमारे पास में मिनरल रिसोर्स को लेकर के ये टेबल दे दिया गया है,
आप इसको याद कर लीजिएगा, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा। इसके अलावा जो वर्ल्ड के रिसोर्सेज वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर बताया गया एनर्जी को लेकर के, एनर्जी के कंपोनेंट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा। इस पर एक क्वेश्चन बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। चांसेस इसलिए हैं क्योंकि कई जगहों पर एनर्जी के सोर्सेज हमें देखने को अब मिल रहे हैं। जैसे अगर आप गुआना में देखेंगे, यहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकल गया है। अगर आप बोर्नियो आइलैंड पे देखेंगे या फिर ब्रुनेई कंट्री में ही देखेंगे तो ये सब एरियाज़ अपने आप में पेट्रोलियम रिच एरियाज़ बन चुके हैं। एनर्जी क्राइसिस को लेकर के कुछ जोग्राफर हैं जिनका नाम आप लोग रट्टा मार लीजिएगा, जैसे डेविड पिमेंटल हो गए, या फिर आपके डेविड हार्वी हो गए, डॉरिन मेसी हो गए, माइकल वॉट हो गए, या फिर रॉजर कील हो गए। इन लोगों का नाम आप लोगों को याद रख लेना है। आगे अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट हमारे पास में आती है कि किस तरीके से हमारी जो क्राइसिस है उसको हम लोगों ने किस तरीके से टैकल किया है। बाकी वर्ल्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, वर्ल्ड इंडस्ट्री किस तरीके से हमें डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा वो रहेगा मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। इस मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड को आप लोगों को याद करके जाना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पार्ट आप लोगों को ध्यान से देख लेना है। वर्ल्ड ट्रेड के बारे में तो हम लोग देख ही रहे हैं। वर्ल्ड ट्रेड में यहाँ पर जो थ्योरीज़ हैं उसमें हम लोगों को वेबर की थ्योरी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा हमें यहाँ पर टॉड पैलेंडर की थ्योरी देखने को मिल जाती है, और हमारे पास में एक और थ्योरी दैट इज़ स्मिथ की थ्योरी देखने को मिल जाती है। जहां हमारी टॉड पैलेंडर की थ्योरी और स्मिथ की थ्योरी ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को लेकर के बनाई गई थी, वहीं दूसरी ओर जो हमारी वेबर की थ्योरी है ये हमारा लीस्ट कॉस्ट मॉडल है। तो ये हमारा लीस्ट कॉस्ट मॉडल आ जाता है, बाकी हमारे पास में ये चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बात किया जाए तो नेक्स्ट आती है फेमाइन, मतलब कि फूड सिक्योरिटी फेमाइन कॉजेज़ को लेकर के। यहाँ पर जो ये तीन नाम है, माइकल वॉट, सुजैन फ्रीडबर्ग और बिल मॉजली, इनका नाम आप लोग याद करके रखिएगा कि आखिर में क्या चीज़ें आ रही हैं। अब फूड सिक्योरिटी वगैरह को देखने के लिए कुछ और भी मॉडल्स हैं, जैसे माल्थस का आइडिया। इस माल्थस के आइडिया को यहाँ पर दिखा सकते हैं, और लिमिट टू ग्रोथ की थ्योरी को भी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। माल्थस के आइडिया के इंप्रूवमेंट हमें जेएस मिल के आइडिया में देखने को मिल जाता है, और वही एलटीजी का जो मॉडल है वो मैसारोविक पेस्चल मॉडल में हमें देखने को मिल जाता है। तो ये दोनों थ्योरीज भी आप लोगों को यूज़ कर लेनी होगी जब भी आप फेमाइन के बारे में बात करेंगे। तो फेमाइन के कुछ यहाँ पर चीज़ों के बारे में भी आप दिखा देंगे, क्या हिस्ट्री रही है, यानी हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म वाली कहानी। फूड सिक्योरिटी को लेकर के भी यहाँ पर 4 जोग्राफर का नाम आपको याद रखना है, डेविड हार्वी, जॉन फ्रेजर, डेविड ग्रिग एंड रिचर्ड फॉरमैन। इन 4 लोगों का नाम आप चाहे तो फेमाइन के बारे में हो, फूड सिक्योरिटी को लेकर के हो, या फिर हमें आगे अंडर नॉरिशमेंट, मेल न्यूट्रिशन, इन सब के बारे में जहाँ पर भी किसी भी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग मेंशन कर दीजिएगा। मैं इसमें डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत मतलब सिंपल सी चीज़ है, और इसमें जोग्राफर कहीं पर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो जहाँ पर जोग्राफर का इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पर हम लोग प्राइमरली डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वो पार्ट है जो हमारा मेन फोकस एरिया है अभी फ़िलहाल में। फिर हमारे पास होती है एग्रीकल्चरल, जो हमारी टाइपोलॉजी है। ये विटलसे का जो क्लासिफिकेशन है ये आपके अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हमेशा सही बने होते हैं। विटलसे ने एक एग्रीकल्चरल रीजनलाइजेशन का कंसेप्ट दिया था। एग्रीकल्चरल रीजनलाइजेशन या रीजनलाइजेशन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो कई सारे जोग्राफर हो जाते हैं, जैसे एक तो हार्टशोन का नाम तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। इसके अलावा स्लूटर का नाम आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कार्ल सावर का नाम आपको ध्यान रखना है। और इन सब के बाद अल्टीमेटली हमें यहाँ पर विटलसे का आइडिया देखने को मिल जाता है। विटलसे ने अल्टीमेटली 13 रीजन में यहाँ पर डिवाइड किया, दैट इज़ नोमैडिक हर्डर, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, मेडिटेरेनियन, लाइव स्टॉक रेंचिंग, कॉमर्शियल फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। यहाँ पर उसके बारे में सारी चीज़ डिटेल्स दे दी गई है। तो ये हम लोगों ने पूरा का पूरा जो पार्ट है वो डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास में पोर्शन आता है एग्रीकल्चर इनपुट एंड प्रोडक्टिविटी को लेकर के। एग्रीकल्चर इनपुट एंड प्रोडक्टिविटी में यहाँ पर हमें अलग अलग पहले तो डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। जैसे प्रोडक्शन क्या होती है, प्रोडक्शन का मतलब होता है कितना यील्ड निकल करके आया। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास में आउटपुट निकल करके आया है उसको हम पर यूनिट इनपुट जब देख लेते हैं, यानी कि आउटपुट बटा इनपुट जब कर देंगे तो प्रोडक्टिविटी निकल करके आएगा। इफ़िशियंसी किसी भी एलिमेंट की होती है कि आपने जितना इनपुट लगाया उस पर कितना आउटपुट मिल रहा है, उसी को हम लोग इफ़िशियंसी बोलते हैं। तो जो भी सरप्लस वैल्यू निकल करके आई है दैट इज़ इफ़िशियंसी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को लेकर के आप चाहें तो अगर जोग्राफर के नाम लिखना है तो सेम वही जो हम लोगों ने डेविड हार्वी का नाम इस्तेमाल किया है, या फिर हमारे पास जो जोग्राफर आ रखे थे हमारे मतलब जैसे मिल का आइडिया हो गया,
या JB डेंट का आइडिया हो गया, यंग का आइडिया हो गया, इन लोगों के मेंशन आप चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारे पास में आता है रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। अब रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग को लेकर के ऐसा कोई यहाँ ज्योग्राफर का नाम नहीं है, कुछ यहाँ पर मॉडल्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में एक पार्ट आ जाता है, एक पार्ट गुडनॉट मेंडल का आइडिया आ जाता है क्यूमुलेटिव कॉजेशन थ्योरी का, जो कि एक एग्लोमरेशन थ्योरी है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज यहाँ पर कुछ की इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। डुअलिस्टिक इकोनॉमी मॉडल का मतलब ये होता है कि एक कंट्री है जो दो इकोनॉमिक मॉडल को मतलब साइमल्टेनियसली लेकर के चलती है। जैसे इंडिया में ही देखते हैं तो हमारे पास में एग्रीकल्चर है और साथ ही साथ में मैन्युफैक्चरिंग है। कुछ कंट्रीज़ हैं जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को साथ लेकर के चलती हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में डुअल इकोनॉमी काम करती है। सिग्मा कन्वर्जेंस का मतलब ये होता है कि अगर कोई सेक्टर पीछे मतलब कोई बैकवर्ड रह गया है तो उसमें हम इन्वेस्ट करके उसको हम आगे बढ़ा देते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें तो हमारा जो एयर वेज है, जो हमारा मतलब हवाई जहाज़ वाला सेक्शन है, वो काफ़ी पीछे चल रहा था और उसके लिए हम लोगों ने उड़ान स्कीम लेकर के आए, जो कि एक तरीके का सिग्मा कन्वर्जेंस हमें देखने को मिलता है। बीटा कन्वर्जेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी एक ऐसा सेक्टर है जो धीरे धीरे स्टैग्नेंट पड़ गया है या वो धीरे धीरे बैकवर्ड होते जा रहा है। ये रिसोर्स की वजह से हो सकता है, जैसे कोयला ये अपने आप में धीरे धीरे स्टैग्नेंट हो रही है या बैकवर्ड होते आ रही है। उसके पीछे सिंपल रीज़न यही है कि पहली बात वो इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा है और दूसरी तरफ जो कोयला है वो धीरे धीरे ख़त्म भी होते आ रहा है। हमारे पास में अगली आती है डिपेंडेंसी थ्योरीज़ को लेकर के। डिपेंडेंसी का मतलब होता है जब कोई भी एक एलिमेंट दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। अब यहाँ पर हमें कोर ऑफ द पेरिफेरी या पेरिफेरी ऑफ द कोर ये कंसेप्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि कोर और पेरिफेरी एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अब जो पेरिफेरी होती है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है कोर को। जैसे ही रॉ मटेरियल बंद कर देगा देना, अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा और इसी को बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंसी थ्योरी। अब एक सवाल आया था कि इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं कि जैसे जो हमारा हिंटरलैंड है, हिंटरलैंड और जो हमारा पोर्ट है, जब हम लोग पोर्ट के बारे में देखते हैं, पोर्ट के साथ यहाँ पर लगा होता है हिंटरलैंड। तो यहाँ पर अगर सी की इंपॉर्टेंस है, ओशन की इंपॉर्टेंस अगर है, तो ओशन की इंपॉर्टेंस के साथ साथ ये जो हिंटरलैंड है इसकी भी अपने आप में इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अब यहाँ पर हम लोग एसईजीज लगा सकते हैं या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक्सपोर्ट मतलब एक्सक्लूसिव एक्सपोर्ट जोन हम लोग बना सकते हैं। तो ये जितने भी हम लोगों को यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती है, जस्ट लाइक गुजरात में जैसे गिफ्ट सिटी हो गई, ये सब हम लोगों को डिपेंडेंसी थ्योरी के ही फॉर्मेट में चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा बैकवर्डनेस होती है, तो बैकवर्डनेस को आप लोग खुद से डिफाइन कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया होगा। तो ये जोग्राफर वाली जितनी भी चीज़ें थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं और इस तरीके से जो हमारा ह्यूमन जोग्राफी का पार्ट था, ह्यूमन जोग्राफी का पार्ट पूरी तरीके से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब इसमें आप लोगों को करना यह है कि रिवाइज़ करिएगा सारी चीज़ों को। अगर किसी टॉपिक में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो वो बता दीजिएगा और बाकी पास्ट ईयर क्वेश्चन को एक बार ज़रूर गो थ्रू कर लीजिए। टाइम कम है लेकिन कवर ज़्यादा करना है। कल से हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा फिजिकल ज्योग्राफी पेपर नंबर 1।